नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं आरजेडी की प्रखर प्रवक्ता। और आप बहुत आसानी से इनको पहचान जाएंगे, किसी पहचान की जरूरत नहीं है। आज हर टेलीविजन डिबेट पर ये दिखती हैं। बहुत मजबूती के साथ बिहार, आरजेडी और महागठबंधन का पक्ष रखती हैं। डॉक्टरेट किया है, पीएचडी, प्रियंका भारती जेएनयू से। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। बहुत शुक्रिया। तो प्रियंका जी, बड़ा मुश्किल हो जाता होगा ये तो पार्टी का काम करना भी और पढ़ाना भी, या जो आपका काम है पढ़ना अध्ययन करना, आप तो रिसर्च कर रही हैं। मुश्किल है पर ऐसा है कि इच्छा शक्ति हो तो सब चीज़ हो सकती है। और हम लोग तो जब से कैंपस में आए एक ही नारा सुना है, सीखा है, उसको जिया है, लड़ाई पढ़ाई साथ-साथ। तो पढ़ाई के बिना लड़ाई अधूरी, लड़ाई के बिना पढ़ाई अधूरी। तो वो दोनों करते रहना ही मुझे लगता है कि एक इंसान को प्रगतिशील भी बनाता है और समाज में कुछ इन्वेस्ट भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति। तो अच्छा है हो रहा है, वरना नहीं होगा तो खालीपन-सा भी लगेगा कि समय खाली जा रहा है। तो अच्छा है समय खाली ना जाए जितना बेहतर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। तो बिहार की राजनीतिक छटा को तो आप बहुत करीब से देख ही रही हैं खैर, और अपनी पार्टी का पक्ष भी रख रही हैं। पर पहले तो मुझे बताइए कि ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई, 2 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आपका तो अनुभव अब तो राजनीति में भी हो गया है, तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का उदाहरण है क्या कहीं और देश में? नहीं, ऐसा भी उदाहरण नहीं है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना करते हों किसी देश में। पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भी, वो भी बड़ी अनोखी किस्म की थी, विचित्र थी। क्योंकि आप खुद देखिए कि मतलब बहुत अक्सर आज कभी भी आप स्क्रॉल कीजिएगा, आपको रील्स नज़र आएँगे। रील्स भी मतलब उससे बड़े होते हैं क्योंकि 58 सेकंड्स में खत्म हो गया वो मैनिफेस्टो का प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जो लोग अपने ही मैनिफेस्टो को सीरियसली नहीं ले रहे, जनता उनके मैनिफेस्टो को क्या सीरियसली लेगी? और उस समय भी आप देखिए, आप मंच पे अगर आप एनालिसिस करिएगा कि कौन लोग वहाँ मौजूद थे, तो जेडीयू से मात्र और मात्र अकेले व्यक्ति कोई दिख रहे थे, तो नीतीश कुमार जी दिख रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि बस सब खड़े हैं। और आप एक और बात नोटिस कीजिएगा, तो जिस समय मैनिफेस्टो की तस्वीर दिखाई गई थी, तो माइक डाउन कर दिया गया था, आवाज़ नहीं आ रही थी, बस प्रेस दिखाया जाता मानो कि कुछ छुपाना हो। लोग बार-बार कह रहे थे कि निकलना है हमारे नेताओं को, बाहर में रैलियाँ हैं और वही एंगेजमेंट है। पर ऐसा लग रहा था कि प्रचार-प्रसार जिसकी बात की जा रही है वो करना है। उनको छुपाना था कि इस बात का प्रचार-प्रसार ना हो जाए कि नीतीश जी किसी तरीके से हाइजैक्ड है। और दूसरी बात कि उसके बाद भी अगर आप नोटिस करेंगे तो 20 मिनट के लिए सम्राट चौधरी जी को अकेले बिठा दिया गया। सभी लोग निकल कर के चले गए। सम्राट चौधरी जी भी को भी अगर आप देखिएगा, उन्होंने सिर्फ मैनिफेस्टो पढ़ा। क्या लिखा है बस उसको पढ़ दिया। पर जैसे सवाल की बारी आई, मीडिया नीचे से चिल्लाती रह गई, सर क्वेश्चन नहीं लीजिएगा। उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और रिस्पॉन्ड नहीं किया और तुरंत वहां से निकल खड़े हुए। जबकि मैनिफेस्टो लाने से पहले जो करंट सरकार होती है, अगर हम तो खुद बात करें ना, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में भी सबसे पहले रिपोर्ट पेश की जाती है कि हमने पिछले सालों में क्या किया और क्यों हमको दोबारा से मौका मिलना चाहिए। सब लोग रिपोर्ट पेश करते हैं, छोटे से छोटे डिपार्टमेंट में भी। तो इनको तो रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था ना कि आपने 20 सालों में बिहार के लिए क्या किया। उस मौके का यूटिलाइजेशन कर सकते थे, पर नहीं हुआ। इनफैक्ट कल मौका था ना, फाइनल था। पहली बार हम लोग देख रहे थे कि एक यूनाइटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कथित हो रहा है, डिक्लेयर कर देते नीतीश कुमार जी को सीएम का फेस। नहीं किया। तो इसका मतलब साफ है कि नीतीश जी को हाईजैक कर लिया गया है और वो ना कुछ कर पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। सिर्फ उनको एक फोटो में आने के लिए एक एक पोस्टर बॉय बना करके छोड़ दिया गया है, जिनके भीतर अब कोई शक्ति नहीं बची है। मैं इस तरीके से कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखती हूँ। पर ये हाईजैक का क्या मतलब है? आप जो कह रही हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। हाईजैक का मतलब ये है कि अब अपनी इच्छा अनुसार ना वो कुछ कह पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि आप भी मीडिया डिबेट्स में बैठते हैं। हम लोगों ने देखा है कि ऐसा कहा जा रहा है कहीं एकनाथ शिंदे मॉडल तो नहीं बिहार में बनने जा रहा है। पर मैं मानती हूँ कि ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि वहां तो कम से कम एकनाथ शिंदे जी बोल रहे थे कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। यहाँ तो ना नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, ना कोई और बोल रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। दूसरी बात की कई बार मैंने ऐसा रैलियों में सुना, कुछ-कुछ बीजेपी के नेता और कुछ और जेडीयू के तो बेचारे कोई-कोई ही बोल पा रहे हैं, तो वो कह भी रहे थे कि नीतीश थे, नीतीश हैं, नीतीश रहेंगे। तो कल भी बोल देते, बस एक ही लाइन बोलना था, नीतीश थे, हैं। पर इनका एक एक शब्द पर सुई आकर टिक गई है, नेतृत्व में।
नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बोलने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है, कोई दूसरी लाइन आ ही नहीं रही है, सिर्फ इतना आ रहा है नेतृत्व में लड़ेंगे। तो अगर एक नेता को मतलब जो खुद को लीडर मानता हो, उनके भीतर ये इच्छा शक्ति होगी कि मुझे आगे काम करना है, तो कम से कम कहेंगे तो कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री होने जा रहा हूँ, मैंने इतने साल सेवा की है जनता की, मैं आगे भी करूंगा। वो जब कुछ बोल ही नहीं पा रहे, ना मीडिया के सामने आ पा रहे हैं, तो इसका हम क्या एनालिसिस करें? इसका तो मतलब यही निकल के आता है ना कि हाईजैक्ड हो चुके, वरना इतनी बड़ी घटना हुई बिहार में, सबसे पहले एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं नजर आए। ऐसे ऐसे अपराध के वाक्य बिहार में हो रहे हैं, कहीं नजर नहीं आए। कहीं भी मीडिया को एक बात बोलते नहीं नजर आते, मानो कुछ बोलेंगे तो कहीं कुछ गलत ना बोल जाए, कुछ गलत हरकत ना कर जाए, कहीं किसी के सर पे गमला ना रख दे, कहीं 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 कुछ कुछ ना कर बैठे हैं ऐसा जिससे भत पिट जाए। तो इसीलिए मैं मानती हूं कि उनको हाईजैक करके रख लिया गया है। बस अभी तक किसी तरीके से फेस दिखा रहे हैं, पर अगर मैं असल में मानूं तो जेडीयू का तो पूर्ण रूप से विलय हो चुका है बीजेपी में, अब वो बची ही नहीं। और यही बात जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच भी है, उनके भीतर भी ये पीड़ा है। और इसी चलते आप देख लीजिएगा कि जिन जिन सीटों पे बीजेपी एलजेपी वगैरह लड़ रही है, कहीं पर भी जेडीयू के वोटर्स उनको वोट नहीं करने जा रहे। लेकिन हो सकता है बीमार हो। बीमार तो मतलब जिस तरीके का उनका रवैया आ रहा है, हम लोग उनकी एक्टिविटी को देख रहे हैं तो लगता तो है ही। और बाकी हम क्या सवाल उठाएंगे, उन्हीं के घटक दल के जितने भी लोग हैं, चाहे चिराग पासवान जी का हेल्थ बुलेटिन मांगना हो नीतीश जी का, या फिर खैर सम्राट चौधरी जी का तो मैं जिक्र ही नहीं करूंगी, क्योंकि जो उनकी भाषा होती है, चाहे वो नीतीश जी के लिए हो किसी के लिए भी हो, भाषा का स्तर बहुत ही खराब होता है। तो इन जो भी लोग हो, अमित शाह जी हो, गिरिराज जी हो, सब तो उनके हेल्थ बुलेटिन पे चर्चा कर ही चुके हैं, मांग ही चुके हैं कि उनकी वो स्वस्थ नहीं है, ना मानसिक रूप से स्वस्थ है, ना शारीरिक रूप से स्वस्थ है। तो वो लोग तो खुद ही सवाल उठा रहे हैं। बाकी जो हम एक्टिविटी देख पा रहे हैं नीतीश जी की, लगता नहीं है कि वो अपने आपे में है। और ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि जिस राज्य की मुखिया ही ठीक नहीं है, वो राज्य कैसे ठीक होगा? नहीं, आप लोग क्या मानते हैं? वो तो गिरिराज तो मानते हैं कि भाई हेल्थ बुलेटिन दीजिए। आप लोग क्या मानते हैं? आरजेडी का क्या कहना है इस पर? हम लोग उनका भी क्या जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि वो अस्वस्थ है, और काम कर लिया उन्होंने जो भी उनको करना था। ऑल्दो कितना भी कह लें कि पुल बनाया, रोड बनाया, अगर मैं एनालिसिस पे फिर जाऊँ, तो जो रोड बनाने की वो बात करते हैं, सरकार केंद्र में हमारी थी, ग्रामीण मंत्री हमारे रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे। उन्होंने 1 लाख किलोमीटर की सड़क बिहार में बनवाई, उसका श्रेय नीतीश बाबू अपने ऊपर लेते हैं। तो वो अलग बात है, नैरेटिव बिल्डिंग किस तरीके से काम करता है, मेकिंग, हम लोग सब आप लोग जानते ही हैं इस बात को। बाकी मैं मानती हूँ और हमारी पार्टी भी इस का भी यही मत है कि नीतीश जी किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ होते तो जिस तरह की एक्टिविटीज वो कर रहे हैं वो नहीं करते। लेकिन प्रियंका जी, मैं आपसे थोड़ा-सा और तफ़सील से ये मुद्दे पे जानना चाहूँगा। इस देश ने एक बीमार आदमी की वजह से बँटवारा झेला है। अगर एक व्यक्ति की बीमारी का इस देश के नेताओं को पता होता, तो भारत शायद 2 टुकड़ों में ना बँटता, पाकिस्तान ना बनता। क्योंकि उस वक़्त तक हमको नहीं पता था कि जिन्ना बीमार हैं, और सब नेताओं ने कहा नहीं पता था, और वो बहुत बहुत बीमार थे और देश 2 टुकड़ों में बँट गया। उसके बाद सब लोगों ने कहा कि यार हमको पता होता तो शायद हम लोग खींच लेते थोड़े दिन और। तो इतना बड़ा मसला है, इसको आप मानते हैं। आप लोग लेकिन फिर इसको उतनी मजबूती से क्यों नहीं उठा रहे हैं कि भाई किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है, 12 करोड़ लोगों को लीड करने वाले हैं अगले 5 साल तक, जैसा कि उनका दावा है। ऐसे व्यक्ति पर आप लोगों के प्रहार उतने तीखे क्यों नहीं हैं, जितने कि होने चाहिए प्रियंका जी? इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है कि आप लोग इसको व्यक्तिगत हमला मानती हैं? और खास तौर पर तब, नहीं, जब एक एक और लाइन बस, जब जबकि मुख्यमंत्री की दवाई का, उनके घर का, उनकी रसोई का खर्चा बिहार के करदाता के पैसे से आता है। वो तो है ही रविंद्र जी, लेकिन एक बात ये भी होती है ना कि अगर मान लीजिए आप ही का कोई परिवार का व्यक्ति हो जो बीमार है, तो कुछ संवेदना भी तो होती है। तो इसीलिए हम उस तरीके से, आप पिछले 2020 के चुनावों को देखेंगे, तो तेजस्वी जी पूरी तरीके से हमलावर थे नीतीश कुमार जी पे, और वो चुनाव भी पूरा तेजस्वी बनाम नीतीश का ही चुनाव था। पर अगर आप इस बार देखिएगा तो हमलावर नहीं, आप हमलावर किस व्यक्ति पे होंगे? जो खुद के लिए थोड़ा कुछ समझ बोल पाए ना, लिख पाए, खुद को समझता हो, वैसे व्यक्ति पर जो खुद ही बीमार है, उस पे क्या हमलावर हुआ जाए? हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, और उम्र भी हो चुकी है, उम्र का तकाजा है, इस चलते भी है कि कहीं कुछ हम लोग उस तरीके से बोलते नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद को ही हैंडल नहीं कर पाए, तो जो उनको हैंडल कर रहे हैं, हम सवाल उनसे पूछेंगे ना। और इसी चलते हम बीजेपी पर और जेडीयू में बाकी जो लीडरशिप है,
जो उनको कंट्रोल कर रही है, उनके ऊपर हम हमलावर हैं। क्योंकि अब जेडीयू जेडीयू रही ही नहीं है। खुद मैं जब डिबेट्स में बैठती हूँ, मैं इनके प्रवक्ताओं की भाषा सुनती हूँ, जिस तरीके की भाषा इनकी होती है, ऐसा लगता है कि संघ की भाषा है, जो कभी नीतीश कुमार की पार्टी की भाषा नहीं रही है। तो जहां तक हमें समझ में आता है कि पूरी की पूरी पार्टी ही हाईजैक्ड है संजय झा जी के द्वारा, ललन सिंह जी के द्वारा, विजय चौधरी जी के द्वारा। ये 3 मुख्य लोग हैं जिन्होंने उनके घेर करके रखा है, ना कहीं कुछ बोलने देते हैं, ना कहीं किसी से कुछ सुनने देते हैं, बस अलग-थलग कर करके रख रखा है। तो आप एक बीमार व्यक्ति पर क्यों हमलावर होइएगा, जब आपको पता है कि वो बीमार है, वो बेचारा कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो इनको हाईजैक करके रखे हुए हैं, हम सवाल उनसे पूछ रहे हैं।